बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आखिर क्यों दायर हो रहे हैं ताबड़तोड़ मुकदमे? हत्या के मुकदमों में क्या शेख हसीना को वापस मांग सकता है बांग्लादेश? हसीना के पास बचने के कौन से हैं रास्ते? क्या कहती है शेख हसीना के ही राज में भारत के साथ हुई बांग्लादेश की प्रत्यर्पण संधि? अमरउजाला.com पर इस वीडियो में तलाशेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत आए अब 10 दिन हो चुके हैं। हसीना भारत में कब तक रहेंगी और अगर कहीं बाहर जाएंगी तो कब और कैसे जाएंगी, इसको लेकर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। भारत भी एक अच्छे मेजबान और पड़ोसी की तरह न केवल शेख हसीना को पनाह दे रहा है, बल्कि बांग्लादेश की अंदरूनी उथल पुथल की आग बुझने का इंतजार भी कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाला राजनीतिक भूकंप अब भी नहीं थमा है। रह रहकर इसके कई नए झटके सामने आ रहे हैं। इन्हीं झटकों के बीच अचानक ढाका में शेख हसीना सरकार के खिलाफ कानूनी मुकदमे और शिकायतों का सिलसिला तेज हो गया है। ढाका में शेख हसीना के खिलाफ हत्या की शिकायत के साथ आज तीसरा मामला दर्ज किया गया। यह मामला 12 साल के एक बच्चे की मौत से जुड़ा है। आरक्षण कोटा विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 19 जुलाई को हुई फायरिंग में बच्चे की मौत को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 15 लोगों के खिलाफ यह केस दर्ज कराया गया है। शेख हसीना के 5 अगस्त को ढाका छोड़ने के बाद से अब तक उनके खिलाफ 5 मामले दर्ज हो चुके हैं और इनमें से 3 मामले हत्या जैसे संगीन अपराध की धाराओं में दर्ज कराए गए हैं। इतना ही नहीं, कई मामलों में तो ढाका मेट्रोपॉलिटन जज ने शिकायतकर्ताओं के बयान सुनने के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 2 दिन पहले शेख हसीना के खिलाफ 19 जुलाई की पुलिस फायरिंग में एक दुकानदार की मौत को लेकर भी हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। इस केस में अदालत ने ढाका पुलिस से 15 सितंबर तक अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। ढाका के एक दुकानदार अबू सईद की मौत 19 जुलाई को आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग के दौरान हुई थी। इस मामले में शेख हसीना के साथ साथ अवामी लीग के नेता ओबैदुल कादिर और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान का नाम भी शामिल किया गया है। आप समझ सकते हैं कि ये मुकदमे शेख हसीना और उनके पूर्व सहयोगियों के लिए अच्छे शगुन नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का इतिहास रहा है कि राजनीतिक विरोधियों और सत्ता से बाहर हुए नेताओं के खिलाफ अदालती मामलों का इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। ऐसे में अगर बांग्लादेश की अदालत से शेख हसीना के खिलाफ कोई फैसला आता है तो न केवल उनके बल्कि उनकी पार्टी के नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हालांकि शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की तो फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उनके बेटे सजीव वाजेद ये कह चुके हैं कि उनकी मां अब राजनेता के तौर पर वापस बांग्लादेश नहीं लौटने वाली है। लेकिन परेशानी तब हो सकती है जब बांग्लादेश की सरकार मुकदमों और अदालती फैसलों के मद्देनजर उन्हें लौटाने की मांग भारत के सामने रख दे। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि पुरानी है। वहीं 2016 में शेख हसीना सरकार की ही अगुवाई में इसमें कई संशोधन किए गए थे, जिनके मुताबिक गंभीर अपराध के मामलों में प्रत्यर्पण की यह कार्रवाई फास्ट ट्रैक भी की जा सकती है। इसके लिए प्रत्यर्पण संधि में प्रावधान किए गए। यदि ऐसा होता है तो भारत के लिए भी उलझन बढ़ जाएगी। लिहाजा भारत भी यही चाहेगा कि अगर शेख हसीना भारत से बाहर किसी यूरोपीय देश में जाना चाहती हैं तो उनके लिए सहूलियत बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, ऐसी किसी भी स्थिति में उसके लिए राजनीतिक शरण के मामले का आधार भी बन सकता है। हालांकि अभी न तो शेख हसीना अपने अगले कदम के बारे में कुछ कह रही हैं और न ही भारत की तरफ से इसको लेकर कोई सार्वजनिक बयान दिया गया है। शेख हसीना कहां रह जाएंगी, क्या करेंगी और कितने समय तक भारत में रहेंगी, इसको लेकर एक चुप्पी दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है। भारत के बंगाल की खाड़ी वाले पड़ोसी बांग्लादेश की राजनीति फिलहाल बहुत सी बातों में अगर और मगर के फेर में उलझी नजर आ रही है। बांग्लादेश के हालात पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बाकी देश दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।